नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला में प्रतिभाग किया। उन्होंने संत रविदास महाराज को नमन करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। वह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संत रविदास जी ने समानता, मानवता, सामाजिक न्याय का संदेश दिया। उन्होंने जाति, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण किया। वह आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि संत रविदास का संदेश था कि व्यक्ति की पहचान उनके कर्म, चरित्र और विचारों से होती है। उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा और बेगमपुरा की अवधारणा का उल्लेख करते हुए समतामूलक समाज निर्माण का आह्वान किया। साथियों, ये आज का आयोजन, आज का ये कार्यक्रम या ये कार्यशाला केवल एक आयोजन कार्यशाला ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे महापुरुष के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है, जिन्होंने सदियों पहले समाज को समरस बनाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए और समाज में सामाजिक न्याय का अमर संदेश देने का काम किया था, जो आज भी हम सब के लिए पाथे का काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके बारे में आदरणीय लाल सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया है किस प्रकार से पूरे देश के अंदर यह अभियान चलना है। और आज की ये कार्यशाला भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है। मुझे प्रत्येक कार्यकर्ता संत रविदास जी के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश का सच्चा वाहक बनकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेगा और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को लेकर दिए गए संबोधन और नकल विरोधी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। स्टार्टअप योजना, कौशल विकास और स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों से युवाओं को नए अवसर भी मिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश में करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले नकल माफिया पर प्रभावी प्रहार साबित होंगे। सख्त नकल कानून और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में किए गए सुधारों से शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से मेहनती युवाओं को उचित अवसर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास, जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों और समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं और सीनियर सिटीजन ने उत्साह के साथ भाग लिया। वह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने हर चुनौती के समय साहस और वीरता का परिचय दिया है। देश के जवानों के बलिदान से राष्ट्र सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम और सेना के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल युद्ध को इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण युद्धों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में साहस और पराक्रम से दुश्मन को हराकर विजय हासिल की थी। एक ऐसा युद्ध था भारत की सेनाओं ने कठिन चौकियों पर चढ़कर संघर्ष किया, अदम्य साहस, वीरता का परिचय दिया और पहला युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौतों की मेज पर भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मेज पर भी ये युद्ध जीता गया। और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरो जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहे। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा आए और नौजवान आए, बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, सभी एक स्वर से देशभक्ति का संकल्प लेकर, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश में इस संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने अपने सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि युवा मोर्चा विधानसभा स्तर पर युवा संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जबकि महिला मोर्चा लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। वहीं एससी मोर्चा संत रविदास जयंती वर्ष के तहत कार्यक्रम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ओबीसी और एसटी मोर्चा सेवानिवृत्त वर्ग के साथ संपर्क अभियान भी चला रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा लाभार्थी सम्मेलनों के जरिए लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 22 प्रकोष्ठों भी सक्रिय हैं और अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि मोर्चा और प्रकोष्ठों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी की ओर से। युवा संवाद और लखपति दीदी सम्मेलन भी प्रदेश में लगातार जारी है। भाजपा का जमीनी संपर्क अभियान तेज होते हुए नजर आ रहा है। प्रदेश में सकारात्मक परिणाम भी, भाजपा को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चाओं को
अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम दिए, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा संवाद का कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर कर रही है, वहीं पर महिला मोर्चा लखपति दीदी का सम्मेलन कर रही है। ऐसे ही जो हमारी एससी मोर्चा है वो अभी संत रविदास जी की जो जन्मोत्सव है उसको लेकर के कार्यक्रम कर रही है। और इसके साथ साथ जो ओबीसी मोर्चा है और एसटी मोर्चा है, ये पूर्व जो सेवानिवृत्त हमारे चाहे ओबीसी के हो चाहे एसटी के हो, उनके साथ संपर्क करके उनका सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है वह भी लाभार्थी सम्मेलन कर रहा है। इस एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे जितने फ्रंटल जो हमारे संगठन है वो भी बिल्कुल ज़मीन पर काम कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रकोष्ठों को भी हमने अनेक प्रकार का कार्यक्रम दिया है। हमारे 22 प्रकोष्ठ वर्तमान में हैं और सभी प्रकोष्ठ अपने अपने प्रकोष्ठों के अनुसार वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड जन विकास मंच के बैनर तले ऋषिकेश तहसील परिसर में LUCC चिट फंड सोसाइटी घोटाले में फंसे निवेशकों की धन वापसी प्रक्रिया की जटिलताओं के विरोध में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। मैं आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पीड़ित निवेशक शामिल हुए। मंच अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियुक्त के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जटिल फॉर्म और राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन की अनिवार्यता से निवेशक परेशान हैं। धीमी प्रक्रिया के कारण समय सीमा में आवेदन न हो पाने की आशंका है। मैं आपको बता दें कि ऋषिकेश क्षेत्र में करीब 20,000 और पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक निवेशक प्रभावित हैं। मंच ने विशेष शिविर लगाकर सरल व्यवस्था की मांग की और चेतावनी दी कि समाधान न होने पर न्यायालय का रुख किया जाएगा। दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत तो 3-4 साल से दिक्कत ही आ रही भाई जी। क्या बोल रहे हैं, सरकार ने या हो या इन कंपनियों ने हो, हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारे सारे जो मेंबर है वो बोल रहे हैं कि हमें पैसे दो। हम कहाँ से देंगे पैसे? और हम जो बने हुए एजेंट बने थे, हमें पता नहीं था कि ये ऐसी फ्रॉड कंपनी। उस समय इन्होंने कहा था कि ये सहकारिता है, अमित शाह के अंडरों में है। जब ये अमित शाह के अंडरों में थी तो सरकार क्या इतना फर्ज नहीं बनता है कि हाँ यार इस कंपनी से इन्होंने झूठ बोल के, जिन्होंने झूठ बोल के हमें बेवकूफ़ बनाया है तो उनको भी तो पकड़ सकते हैं ना कि कहाँ है अमित शाह के। दूसरा, आजकल भाई जी बेचारे आशुतोष भाई है, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन बेचारों का इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, विवेक है। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इतने फॉर्म फ्री में बांट रहे हैं। कुछ भी उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, अभी कुछ भी नहीं लिया है। जैसे मेरी टीम से कई बोल रहे हैं कि मतलब वो फॉर्म पे वो स्टैम्प लगाने गए थे तो वो पैसे भी ले रहे कई। तो मैंने बोला था उनसे अगर वो पैसे ले रहे थे तो उनके वीडियो बना के भेज देते। जब सरकारी मुलाजिम 150 रुपये लगा के मोहर लगा के दे रहे तो लाख रुपए सैलरी क्यों ले रहे हो? उनको सस्पेंड करना चाहिए। अब बढ़ता अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आशा रोड़ी झाझरा सड़क निर्माण परियोजना में प्रस्तावित करीब 7,000 पेड़ों के कटान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जबकि याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह में पेश करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद होगी। वहीं देहरादून निवासी समाज सेवी रेणु पाल ने याचिका में कहा कि यमुना और दून घाटी क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण से पर्यावरण, वन्य जीव और प्राकृतिक जल स्रोतों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना से पहले उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई थी। क्षेत्र में करीब 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां, हाथियों का बफर जोन और आसन बैराज स्थित है। देखिए, आशा रोड़ी और झाझरा के बीच में लगभग 7,600 पेड़ों का कटान जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देहरादून जनपद में किया जा रहा है, उसको लेकर एक जनहित याचिका मैडम रीनू पॉल पर्यावरणविद के द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया था ये पूरा एरिया आसन बराज के पास है, यमुना वैली के इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है। और इस मामले की जब प्रथम सुनवाई हुई थी इस वर्ष, तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था ये इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशूज को रेज कर रही है।
लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद भी 2 तिथियां निकल गई थी, सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें, और 2 सप्ताह हमको भी कह दिया गया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, ताकि मामले को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा सके। और मामले की अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद चिन्हित की गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए ऋषिकेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। कोतवाली परिसर में सीईओ तुषार बोहरा की अध्यक्षता में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन और ऑटो विक्रम संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें यातायात व्यवस्था, जाम से बचाव और कांवड़ियों की आवाजाही को लेकर रणनीति बनाई गई। मैं आपको बता दें कि ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर टेम्पो संचालन के साथ स्थानीय सुविधा के लिए करीब 2500 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील भी की गई। वहीं कांवड़ मार्ग के होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में मांस, अंडा, लहसुन और प्याज युक्त भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मैं आपको बता दें कि कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पुलिस ने अफवाहों से बचने और संदिग्ध सूचना तत्काल साझा करने की अपील की है। कांवड़ के मेले वालों में ये कांवड़ मेले के दृष्टिगत आज हमें व्यापार संघ के पदाधिकारियों के और टैक्सी यूनियन के और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों से बैठ के मीटिंग ली गई थी, जिससे कि हमारे कांवड़ मेले को सौहार्दपूर्ण वातावरण से और सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आपस में चर्चा हुई है कि किस तरह करा जाए और क्या रूट लिया जाए और कैसे टेम्पो को संचालन किया जाए जिससे कि अनावश्यक जाम की स्थिति ना हो। और व्यापारियों से ये बता दिया गया था कि जो भी कांवड़िया आ रहे हैं जरा थोड़ा अतिक्रमण को हटा लिया जाए जिससे कि अतिक्रमण ना हो, यात्री आराम से जा सके और आ जाए। उस संबंध में हमारे आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की। मैं आपको बता दें कि बैठक में पूर्व में हुए अपराधों, उनके खुलासे और पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिसिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण और बेहतर कार्यप्रणाली पर जोर दिया। वहीं CCTNS के तहत विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज सूचनाओं की समीक्षा करते हुए समय पर अपडेट न करने वाले थाना प्रभारियों को फटकार भी लगाई। मैं आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को पोर्टलों पर सूचनाएं नियमित रूप से अपडेट करने और कार्यों में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने सड़कों की बदहाल स्थिति सामने ला दी है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप से पिक्चर्स पैलेस चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश का पानी भरने से गड्ढे दिखाई देने लगे हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वह आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद पहली बारिश में सड़कें खराब हो जाती हैं। मसूरी क्रिंक एंड टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित कुमार ने क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत और निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कें पर्यटन नगरी की छवि प्रभावित कर रही है। नागरिकों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। चल कुछ मैं कहना चाहूंगा कि जो ये काम हुआ है सड़कों पे बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, जिसका पूरा असर मसूरी के ऊपर पड़ रहा है। मसूरी का रोजगार टूरिज्म पे डिपेंड है, पर इसे लोग कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा। मैं इसे प्राकृतिक आपदा ना कह के ठेकेदारों के घोटाले की आपदा कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी लास्ट सितंबर मंथ में ही ये सारे पुस्ते लगे थे। सितंबर में आपदा आई थी, उसके बाद ये पुस्ते लगे थे और 6 महीने भी ये पुस्ते रोडों पे नहीं टिक पाए हैं। तो ये एक ठेकेदारों का बिल्कुल ही घोटाले का काम किया गया है कि मैं कहूंगा कि अपने बजट का उन्होंने 20% भी उस रोड पे नहीं लगाया है। अगर वो 20% भी उस रोड पे लगा होता तो शायद मसूरी इस
त्रासदी की ओर नहीं जाती इस टाइम पे। लगातार टूरिज्म का जो नुकसान हो रहा है हमारा, ये इस वक्त मसूरी ठेकेदारों के ऊपर मैं कहूंगा, मसूरी का टूरिज्म ठेकेदारों ने बलि चढ़ा दिया पूरी। बोले आने सर, इसमें लोक निर्माण विभाग और एनएच बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि सड़कें हमारी किस ओर जा रही हैं। ये लगातार उनकी कोई डेंटिंग पेंटिंग का कार्य नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क पे इस वक्त सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं हमारे यहाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सर सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस ओर देखा जाए, इन सड़कों को रिपेयर करवाया जाए ताकि हमारा टूरिज्म सुचारू रूप से चलवाया जा सके। ठेकेदारों के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस गुणवत्ता का कार्य करवा रहे हैं रोडों पे। सिर्फ अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन को अब नैनीताल में भी समर्थन मिलने लगा है। नैनीताल की सड़कों पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। वह आपको बता दें कि वकीलों, सामाजिक संगठनों और छात्रों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्र पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर कदम नहीं उठा रही है। वह आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के समर्थन में नारे भी लगाए गए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। चीज़ जो हो रही है बहुत दुखद है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और हम कहते हैं हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, बट ऐसी डेमोक्रेसी किस बात की जहाँ पर लोग अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और उन पे डंडे चल रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। तो ये तो मेरे को लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि ये कैसी डेमोक्रेसी है हमारी, जहाँ पर बच्चे अपने राइट्स के लिए नहीं खड़े हो सकते। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है, वन ऑफ द प्रॉब्लम है ये। इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हैं हमारी कंट्री में। अभी तो सिर्फ बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने ड्रग्स के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वह आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई कर सप्लाई चेन को तोड़ा जाएगा। डीएम ने नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित और प्रभावी निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में एंटी ड्रग और साइबर क्राइम से जुड़े विषय शामिल किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वह आपको बता दें कि प्रशासन ने संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।